हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी जीके जीएस की आर्मी अग्निवीर की डेडिकेटेड क्लास चल रही हैं। आज की क्लास ये 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। ये आपके परीक्षा पैटर्न के अनुसार प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में देखें, क्रिकेट, गोल्फ, ब्रिज, बास्केटबॉल। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। कप और ट्रॉफियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण जो खेल हैं और उनसे संबंधित कप और ट्रॉफी हैं तो इनको देख लेते हैं। फुटबॉल कप से संबंधित कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं? डूरंट कप, रोवर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग, डीसीएम। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी इत्यादि है। हॉकी से बेटन कप, रंगास्वामी कप, मेजर ध्यानचंद, नेहरू कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया कप इत्यादि है। बास्केटबॉल से तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण खेलों और उनकी कप और ट्रॉफियां हैं तो इनको देख लीजिए पोस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950, 20 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1950। तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम दिया था वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था, तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, उनके मुख्यालय हैं, इनको भी देख लीजिए। महासभा, इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क यूएसए। सुरक्षा परिषद, न्यूयॉर्क यूएसए। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यूयॉर्क यूएसए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? तो द हेग नीदरलैंड में है। इस पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्याय परिषद ये न्यूयॉर्क में है और सचिवालय ये न्यूयॉर्क में है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की करेंसी का नाम क्या है? डॉलर, रूबल, एन, यूनान। तो जापान की मुद्रा कौन सी है? ये एन है। मुद्रा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये मुद्राएं हैं और उनसे संबंधित देश हैं। कौन सी मुद्रा किस देश में चल रही है? तो डॉलर किस देश में चल रही है? तो यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में डॉलर। यूरो में, यूरो कहां कहां चलता है? तो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम में। पौंड, यूनाइटेड किंगडम, मिस्र, सीरिया, सूडान में। एन कहां चलता है? जापान, जो प्रश्न में पूछा गया है। रुपया, भारत में, मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल। यूनान में क्या चलता है? चीन। यूनान की मुद्रा कहां चलती है? तो ये चीन में चलती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पदों के अन्य महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इनको भी याद रखिए। राष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र होती है तो वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तीन तथ्यों को भी याद रखिए। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में आपातकाल कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं जिनका संविधान में 352, 356 और 360 में वर्णन किया गया है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो यहां पे पूछा गया है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो 360 में वर्णन मिलता है और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। 352 में राष्ट्रद्रोह की स्थिति में और 356 में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में
आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो यहां पे देखें 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान रखा गया है वो भाग 2 और अनुच्छेद 1, 5 से लेकर 11 के बीच में रखा गया है। भाग 2 और 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। 12 से 35 में किसका वर्णन है? तो ये मौलिक अधिकार भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। और भाग 4, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन मिलता है। यहां पे नागरिकता पूछा गया है तो भाग 2 अनुच्छेद 505 से 11। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? डेट पूछा है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 26 दिसंबर 1949। तो ये कब अंगीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था, प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को जो बनने में समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। तो इसको भी याद रखिए। अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। रजत क्रांति का संबंध किससे है? यहां पे पूछा गया है सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहां पे देखें ऑप्शन में अंडा उत्पादन, कोयला उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, मांस उत्पादन। तो ये किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। और भी जो विभिन्न क्रांतियां हैं तो उनको देख लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों। धूसर क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति जो प्रश्न में पूछा गया है अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से। इंद्रधनुष हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को मिला के हरित क्रांति का संबंध है। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू के उत्पादन से। तो इस तरह से ये सारी क्रांतियों को देख लीजिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नियाग्रा जलप्रपात कहां अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहां अवस्थित है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ प्रमुख जो जलप्रपात हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में 979 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है तो इनको देख लीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गढ़सोप्पा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं तो उसमें सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, ये 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। दूसरी कौन सी है? समताप मंडल, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। तीसरी जो होती है मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। और चौथी कौन सी होती है? आयन मंडल, ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। उसके बाद बहिर्गमन मंडल है। तो यहां पे पूछा गया ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल जो होती है ये समताप मंडल में होती है। ओजोन परत जो होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है 18 से 50 किलोमीटर के लेयर में। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती है उनको रोकती है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो इस तरह से इन तत्वों को भी याद रखिए। सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कौन से डेट को होती है? तो कौन से डेट को होती है? ये 3 जनवरी को होती है। महत्वपूर्ण डेट है। इसको क्या बोला जाता है? उपसौर। इसको भी याद रखिए।
सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को, और इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और जो अधिकतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है, उसे क्या बोला जाता है? अपसौर। ये नाम भी याद रखिए, उपसौर और अपसौर, ये 4 जुलाई को होता है। तो यदि न्यूनतम पूछा जाता है तो 3 जनवरी उपसौर, और यदि अधिकतम पूछा जाता है तो 4 जुलाई अपसौर। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, 1885, 1892, 1897 और 1900। तो ये कब की जाती है? 1897। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, संगठन है, तो उनको भी देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता बोले जाते हैं। यंग बंग आंदोलन 1826 में हेनरी डिरोजियो के द्वारा। बहावी आंदोलन 1820 सैयद अहमद बरेवली के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। सर्वप्रथम किसने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? यहां पे पूछा गया है स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया था वो कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार आधिकारिक तौर पर इसका उपयोग किया था। तो ये भी याद रखिए, आधिकारिक तौर पर किसने उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, प्रार्थना समाज इनकी संस्था है। तो इन तत्वों को भी याद रखिए। जैन धर्म की पहली संगीति सभा कहां हुई थी? जैन धर्म की 2 समितियां हुई हैं, 2 सभाएं हुई हैं। उसमें पहली संगीति कहां पे हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये याद रखिए। जैन धर्म के संस्थापक किसे बोला जाता है? तो ऋषभदेव को बोला जाता है, पहले तीर्थंकर हैं। और वास्तविक संस्थापक इनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को बोला जाता है। तो इन दोनों तत्वों को याद रखिए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। और जैन धर्म की पहली संगीति सभा कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो इन सारे तत्वों को भी याद रखिए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया था? यहां पे ऑप्शन में देखें, 1025, 712 ईस्वी, 1027 ईस्वी, 812 ईस्वी। तो कब किया था? ये 712 ईस्वी में किया था। ये मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये एस्पेक्ट को भी याद रखिए। इसने कहां पे? सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। कहां पे? सिंध में पराजित किया था। और इसका जो वर्णन मिलता है तो एक फारसी पुस्तक है चचनामा। इस पुस्तक को भी याद रखिए, चचनामा। चचनामा में इसका वर्णन मिलता है, सिंध विजय का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इस तरह से हमारे यहां पे जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी साइंस के प्रश्न शुरू करते हैं। रिकेटस और क्वासियोरकर रोग हैं। रिकेटस और क्वासियोरकर रोग क्या हैं? संक्रमण रोग हैं, आनुवांशिक रोग हैं, हीनता जनित रोग हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से रोग हैं? ये हीनता जनित रोग हैं। हीनता जनित वो रोग कहलाते हैं जो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। और रिकेटस और क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। तो इस तत्व को भी याद रखिए। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहां पे आप ऑप्शन में देखें, अल्टमान, फंक, ल्यूवेनहॉक, सीवेंडा। तो किसके द्वारा? ये कासिमिर फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये कासिमिर फंक ने किया था।
पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सीटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सीटोनिन किसका संतुलन करता है? पैराथायराइड द्वारा कैल्सीटोनिन स्रावित किया जाता है और ये किसका संतुलन करता है? तो ये कैल्शियम का संतुलन करता है। किसका संतुलन करता है? ये कैल्शियम का संतुलन करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन के समय, भोजन जब हम खाते हैं तो जो पाचन के समय पहला एंजाइम कौन सा मिलता है? कौन सा मिलता है? पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज, टिप्सिन। तो ये कौन सा है? ये एमाइलेज है जो सबसे पहले खाने में मिलता है। ये लार ग्रंथियों के साथ खाने में मिलता है और पहला एंजाइम है। कौन सा है? एमाइलेज। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? तो यहां पे देखें, डेंड्रोकोनोलॉजी, घास विज्ञान, पराग विज्ञान, भेषज विज्ञान। तो ये कौन सा है? डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन इनमें से जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीसा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है। सीसा काटने वाला प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन के विभिन्न अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन वगैरह है। तो उसमें से हीरा जो होता है ये सीसा काटने में प्रयुक्त होता है, अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है। इसी के कारण इसका प्रयोग मार्बल, हीरा, जितनी भी हार्ड वस्तुएं होती हैं उनको काटने में प्रयोग किया जाता है और सीसा काटने में भी हीरे का, जो कार्बन का अपर रूप है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हीरे का प्रयोग आभूषण वगैरह में भी किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्र धातु है? सोना और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा, जिंक और चांदी, तांबा, निकल, जिंक और निकल। तो जो ये जर्मन सिल्वर है ये तांबा, जिंक और निकल का मिश्र धातु है। किसका किसका है? तांबे, जिंक और निकल का मिश्र धातु है। इसका प्रमुख रूप से प्रयोग बर्तन में और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो इसको उपयोग को भी याद रखिए। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो बर्तन बनाने में और मूर्तियां बनाने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो अम्ल हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एसेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जिसकी बात कर रहे थे, चींटी का डंक मधुमक्खी में। साइट्रिक अम्ल नींबू और जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दूध दही में। दूध दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक के पत्ते में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल जो होते हैं। और टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सारे अम्ल से और उसके स्रोत को देख लीजिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मागतिकी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, दूध का फटना इत्यादि ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो यहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसको भी याद रखिए। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें तो जनित्र, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, मोटर। इसे क्या कहते हैं? ये जनरेटर, जनित्र कहलाता है।
जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन? ये एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये जनरेटर, जनित्र परिवर्तित करता है। ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एसी और डीसी। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर, जनित्र। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कब लागू किया गया था? 1975, 1968, 1969 और 1971। तो ये 71 में ये पद्धति लागू की गई थी। कब लागू की गई थी अंतरराष्ट्रीय पद्धति? 71 में लागू की गई थी, पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। लागू की गई थी 71 में, जिसमें 7 मूल यूनिट होती हैं, मूल मात्रक होते हैं, और 2 सब यूनिट होती हैं, तो उसको भी याद रखिए। रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यहां पे पूछा गया है, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर और हेनरी मीटर। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये जीएम काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा? जीएम काउंटर के द्वारा, गीगर और गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। तो इसको भी याद रखिए। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो यह विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है। चाल क्या कहलाती है? एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। और संवेग क्या कहलाता है? तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो इस सारे तथ्यों को याद रखिए। यहां पे अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। इस तरह से हमारे आज के 30 क्वेश्चन जीके और जीएस के हमने किया। इसी तरह की नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। कोई इशू है, किसी तरह का प्रश्नों का लेकर कोई इशू है या कुछ और चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।